ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी छत्तीसगढ़ जुडिशरी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी है और यहाँ पे मैं आपके लिए थर्ड लेक्चर लेके आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक जीके से। अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप बाकी दो लेक्चर्स को देखते हुए आइए। हमने काफ़ी कुछ जो छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो हमने देखा है। छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल मैप भी हमने कवर किया है, छत्तीसगढ़ का हमने फिजिकल मैप भी कवर किया है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोकेशंस हैं, अगर आप इनको पहले से देख लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक आइडिया लग जाता है और चीज़ें याद करने में कंपेरेटिवली बेटर होता है, ईजी होता है। ऑल्सो आपको इन लेक्चर्स को कैसे देखना है, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगे या रेलेवेंट लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसको फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द लास्ट मिनट देखिए। लास्ट में इस पूरे लेक्चर के एंड में कुछ कॉमन एरियाज हैं जहां से हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, जो कि आप अगर लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आप लास्ट में क्वेश्चंस कर पाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन एरियाज से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी ही रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम कुछ ऐसे एरियाज को कवर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो कि पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, याद करने में और डिफिकल्टी होती है और बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं। छत्तीसगढ़ में पॉलिटी, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ स्पेशल फैक्ट्स, ये सब आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। लेकिन जो वहाँ की फॉरेस्ट है, वहाँ का वेजिटेशन है, वहाँ का सोइल टाइप है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, ये एक बहुत डिफिकल्ट एरिया होता है बिकॉज बहुत बोरिंग है। ऑब्वियसली अगर हम इन सभी चीज़ों को देखें, अब हमें आज क्या कवर करना है, तो आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है, जो वहाँ पे क्लाइमेट है, उन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे, जब आप खुद से पढ़ाई करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे याद करूं, कैसे पैटर्न बनाऊं। क्योंकि बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी या छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट या छत्तीसगढ़ के सॉइल की नहीं है, बात है फिजिकल ज्योग्राफी में आपको कितना नॉलेज है। अगर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, तो फिर आपको इजी होगा। लेकिन अगर वही डिफिकल्ट है तो फिर हम आपके लिए यहाँ पे उसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे और आपको फैक्ट्स यहीं पे याद हो जाएं। तो आप पेन और पेपर लेके बैठिए और एंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो पहले दो लेक्चर्स देख के आइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसी लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद बाकी दोनों देखेंगे, तो वो देखेगा। सीरीज में हम आपको ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन एक छत्तीसगढ़ ओरिएंटेड 1 घंटे की क्लास यूट्यूब पे प्रोवाइड करने की कोशिश है और आपको हमारे लॉ प्रेप जुडिशरी के चैनल पे आपको दोनों तरीके से क्लासेस मिलेंगी। आपको लाइव भी मिलेंगी जहाँ पे और फैकल्टीज छत्तीसगढ़ की जीके को कवर कर रही हैं और एडिशनल जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं वो भी चीज़ें कवर कर रही हैं। और आपको यहाँ पे मैं एकदम कोर कंटेंट ड्रिवन क्लासेस दे रहा हूँ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जो कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें तब देख सकते हैं आपके स्टडी स्केड्यूल के हिसाब से। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको ऑनलाइन एकदम पूरे एक ही बार में देखें, राइट। ऑल्सो ये आप जब कभी ट्रैवल करेंगे या कहीं जाएंगे तो आप ये 2x की स्पीड पे लगा के बहुत तेजी से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आप नोट डाउन नहीं भी करते हैं तो आई थिंक आपका काम फिर भी ईजी हो जाएगा, फिर भी आप काफी कुछ कवर कर लेंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी पूरी बात को सुन लिया होगा। और आज के लेक्चर में हम कवर बेसिकली करने वाले हैं सॉइल्स इन छत्तीसगढ़ और क्लाइमेट इन छत्तीसगढ़। जो ये बगल में आप मैप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इसमें अलग अलग तरीके की जो मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पे मैप में बताया गया है कि लाल बलुई मिट्टी नीचे दिखाई देती है, काली मिट्टी बीच में दिखाई देती है आपको, तो बहुत कम पोर्शन है यहाँ पे, और लेटरलाइट मिट्टी आपको बाकी इस तरफ दिखाई देगी, राइट। तो और लेटरलाइट मिट्टी इस साइड में भी दिखाई देती है और ये रेड येलो सॉइल का मेजर कॉम्पोनेंट। जैसा कि आपको छत्तीसगढ़ के मैप में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ का मैप बड़ा यूनिक सा है और बड़ा इजी है। नॉर्दर्न पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, सदर्न पार्ट है। तीन हिस्सों में आप इसकी छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट जो है यहाँ पे भी आपको पहाड़ी इलाका दिखाई देगा। जो सेंट्रल प्लेन्स है यहाँ पे नदी बहती है, महानदी बहती है और इंद्रावती नदी नीचे बहती है। तो महानदी बेसिन है यहाँ पे, तो प्लेन इलाका है पूरा। और ईस्टर्न साइड पे एक पहाड़ी इलाका है, माइकाल रेंज है। फिर नीचे आपको ये यहाँ पे प्लाटू एरिया दिखाई देगा। बस्तर का जिला है, बस्तर के प्लाटू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दंता नायदत करके एक प्लाटू है, वो भी आता है यहाँ पे। और आपको फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो आपको पता है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऊपर यूपी है, इधर झारखंड है और इधर पूरा उड़ीसा है। तो छत्तीसगढ़ की जो ज्योग्राफी है वो
किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो हमें सबसे पहले तो ये सारी चीजों को समझना रहेगा। चलिए अब हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की पहले बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को 3 क्लाइमेटिक जोन में बांटा जाता है, जैसा कि आपको बताया मैंने, नॉर्दर्न इलाका, सेंट्रल इलाका और सदर्न इलाका। तो नॉर्दर्न का जो इलाका है उसको हिल एरिया कहा जाता है, जिसमें आप कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जाजपुर, ये आप जिले आपको दिखाई देंगे। ये 5 जिले आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जाजपुर और सरगुजा। सेंट्रल प्लेन्स की तरफ आएंगे, आपको पता है कि सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेंट्रल रीजन में ही लोकेटेड है, जहाँ पे आपको बलौदा बाजार, जांजगीर चंपा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, कबीरधाम, ठीक है, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बालोद, धमतारी, कंकड़, गरियाबंद, ये सारे जो इलाके हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये दिखाई देंगे। बस्तर प्लेटू की तरफ नीचे की तरफ आए तो जगदलपुर, ठीक है, दांतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ठीक है, नारायणपुर और कोंडागांव, ये आपको 5 जिले बस्तर प्लेटू के जगह पे दिखाई देंगे। तो ये 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इन सब के क्लाइमेटिक फीचर्स लगभग लगभग सेम है। अब छत्तीसगढ़ को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन किसी भी फैक्टर, किसी भी एरिया का आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ को इन 3 जोन्स में तोड़ा गया। ठीक है, देखिए, कोई भी जगह का क्लाइमेट डिपेंड करता है कि उसकी हाइट, उस जगह की हाइट सी लेवल से कितना ऊपर है, समुद्री लेवल से कितना ऊपर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो दबाव है वो ऊपर की तरफ कम होता जाता है। जो तेज हवाएं हैं, वो नीचे की तरफ ज्यादा बहती हैं, राइट। जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर का कंटेंट है, वो भी नीचे के हाइट पे कम रहता है, ज्यादा रहता है, और ऊपर चले जाते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट भी कम होने लगता है। ऑल्सो जो हीट है, जो हीट कंटेंट है, राइट, जो हवा जो नीचे रहती है वो गर्म रहती है और ऊपर हवा धीरे धीरे आपको ठंडी होते हुए दिखाई देगी। अगर जमीन जो है काफी ज्यादा गर्म हो जाती है तो जमीन के गर्म होने की वजह से इसके ऊपर बहने वाली हवा भी गर्म होती है और वो लिफ्ट अप होती है, वार्म एयर राइजेस अप। तो किसी भी जगह का तापमान, अगर लेट अस से ये पर्टिकुलर एरिया फुल डे सूरज की तरफ टिल्टेड रहता है और सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे जमीन में मिलती है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो दिन के टाइम पे यहाँ पे गर्म हवा का पूरा माहौल रहेगा और गर्म हवा यहाँ से ऊपर उठेगी। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, आसपास की सारी हवाएं, ठंडी हवा उस जगह मूव करना स्टार्ट करती है, राइट। तो क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठेगी तो ये एरिया लो प्रेशर का हो जाएगा और ठंडी हवा चारों तरफ से आएगी, क्योंकि ठंडी हवा नीचे दब के चलती है, लो प्रेशर एरिया। तो लो प्रेशर एरिया पे जो विंड्स हैं वो मूव करेंगी। तो इससे कॉमन सेंस समझिए कि गर्म हवा से हवा ऊपर उठती है तो दबाव जो होता है वो कम होता है, एयर प्रेशर जो है वो कम होता है, राइट, उस पर्टिकुलर जगह का, और ठंडी हवा जो है वो उस जगह मूव करती है। अब इसी ठंडी हवा का मैं अगर आपको बहाव बोलूं, इस साइड से अगर आने लगे, तो इस साइड आपको पता है उड़ीसा के बाद समुंदर है, और समुंदर से हवा जब आएगी तो नमी होगी हवा में, और वो नमी वाली हवा जब छत्तीसगढ़ में आएगी, यहाँ पे गर्म चीजें होंगी, गर्म होगा तो वो हवा और ऊपर चलेगी तो बादल बनेंगे। अब वो बादल अगर किसी पहाड़ से टकराते हैं तो बादल वहीं बरस जाते हैं, तो बारिश होगी। तो इसका मतलब जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी ज्योग्राफी के, कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो वो सबसे पहले तो डिपेंड करता है उस जगह का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होता है, अब इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या कहते हैं? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, दीज आर द फ्लैट लाइंस, पैरेलल लाइंस, जो कि अर्थ में अलग अलग, ग्लोब में अलग अलग जगह बनाई जाती है, ये लैटिट्यूड्स होते हैं। आपको पता है कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी 23.5 डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सूरज है, जो सन है, इसकी जो ये रोशनी जब आती है, ठीक है, अर्थ जो टिल्टेड है
उसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, राइट, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यानी ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैक्सिमम सनरेज आती है। और इसमें भी इस सरकमफ्रेंस में अगर आप देखेंगे सूरज के नजदीक अगर हम 3 पॉइंट बना दें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, आप खुद बताइए कौन सा पॉइंट है जो सूरज के नजदीक है। आपको सूरज से सीधी रेखा खींचनी है और देखना है कि नजदीक कौन सा है। तो आपको दिखाई देगा बी पॉइंट जो है, बी जो है क्लोजर टू सन है ना, क्लोजर टू सन है। यानी बी पॉइंट पे जो हीट आ रही है वो भी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। क्या आप बता सकते हैं ये बी पॉइंट कौन सा है? तो ये बी पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, कर्क रेखा का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है अगर वो छत्तीसगढ़ से पास करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर छत्तीसगढ़ से पास करेगा तो छत्तीसगढ़ के उस हिस्से में डायरेक्ट सनलाइट आएगी फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आपको पता है जून के महीने में मैक्सिमम सनलाइट आती है, 21 जून इज द डेट दैट वी ऑल नो, है ना। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से जो होता है टेम्परेचर फर्क पड़ता है। जैसा कि अगर मैं अर्थ का मैप बनाऊं तो 0 डिग्री होता है ये इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ऊपर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे होता है 23.5 डिग्री साउथ। अब ये जो नॉर्थ और साउथ की लाइन है इसको कहते हैं कैंसर और इसको कहते हैं केप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। और ये वाला जो पूरा जोन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसको समझाने के लिए मुझे आपको और भी चीजें बतानी पड़ सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा एक पॉइंट की जो ये लैटिट्यूड्स हैं ये कैसे पॉइंट किए जाते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि फिगर आउट हो जाएगा आपको कि ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस हैं ये कैसे प्लॉट किए जाते हैं। सिंपल से आप यहाँ पे एक बात देखिए, अगर अर्थ में हमें सीधी रेखा खींचनी है तो ये सीधी रेखा जो होती है ये कैसे खींची जाती है? तो सर आपको मन में सवाल नहीं आता कि इसको 0 डिग्री क्यों कह रहे हैं, ये 10 डिग्री क्यों कह रहे हैं नॉर्थ, ये 10 डिग्री साउथ क्यों कह रहे हैं? तो ये प्लॉट ऐसे समझिए कि अर्थ के गोले को आप ऐसे काट दीजिए, जैसे आप कॉस्को की बॉल को बीच से काटेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगी। इस गोले को जब आप इस कट पोर्शन को आप सामने से देखिए तो ये जो सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये बेसिकली एक हेमिस्फेयर का सर्कल है। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, है ना। इस सेंटर पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचनी है और एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचनी। अब जो सीधी लाइन आप खींचेंगे सेंटर से ये 0 डिग्री हो जाएगा। जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको आप 90 डिग्री और 90 डिग्री कर देंगे। अब अगर आप इस गोले को कंप्लीट करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा ये 90 डिग्री साउथ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है। इसको आप साउथ पोल कहते हैं, इसको आप नॉर्थ पोल कहते हैं। फिर इस रेखा को आप भूल जाइए, ये सरकमफ्रेंस को आप पूरा भूल जाइए। आप इसी सेमी सर्कल पे आइए। अगर आपने यहाँ से ऐसे 1 डिग्री की लाइन खींची, 2 डिग्री की लाइन खींची, 3 डिग्री की लाइन खींची, 4 डिग्री की लाइन खींची, ऐसे आपने कई सारी लाइनें खींच दी 90 डिग्री की तक, 90 लाइनें खींचेंगे आप। अब आप इसको ये तो अंदर वाले सर्कल पे बना रहे हैं, अब इसको सरकमफ्रेंस पे लेके आएंगे तो ये 0 डिग्री ऐसे प्लॉट हो जाएगा, पूरे सर्कल में घूम जाएगा। ये जो 1 डिग्री है ये भी ऐसे प्लॉट हो जाएगा, 2 डिग्री है ये भी ऐसे प्लॉट हो जाएगा, 3 डिग्री है ये भी ऐसे प्लॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइंस प्लॉट की जाती हैं और आपको दिखाई देगा फाइनली कि हमारे गोले में जो लाइन है वो हमारे गोला मतलब हमारे अर्थ में जो लाइन है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, इसको आर्टिक सर्कल कहा जाता है, इसको अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। और अगर अर्थ के आपको जोन्स की बात करनी है, अर्थ के अगर आपको जोन्स की बात करनी है तो अर्थ में इक्वेटर वाले पार्ट को इक्वेटोरियल जोन कहते हैं, इक्वेटर वाले पार्ट को इक्वेटोरियल जोन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। जो ये ट्रॉपिकल जोन होता है यहाँ पे जो डे और नाइट का वेरिएशन होता है टेम्परेचर का सबसे ज्यादा होता है और मैक्सिमम फॉरेस्टेड एरियाज आपको ट्रॉपिकल जोन में दिखाई देंगे। इंसोलेशन यानी सन की जो हीट है वो भी सबसे ज्यादा रिसीव इन्हीं जोन के बीच में होती है और उसके ऊपर वाले जो जोन होते हैं इनको टेम्परेट जोन कहा जाता है, जो औसतम
ठंडे होते हैं, जो औसतन ठंडे होते हैं। ऑल्सो एक चीज आपको नोट करनी चाहिए अर्थ के मैप में कि जो मैक्सिमम लैंड पोर्शन है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोर्शन जो है, जमीन का पोर्शन है, ये आपको अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा दिखाई देगा, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा दिखाई देगा। इसीलिए क्लाइमेट चेंज की जब पूरी दुनिया में बात होती है तो कहा जाता है कि आर्टिक सर्कल जो है, राइट, आर्टिक सर्कल अगर ज्यादा गर्म हो गया तो इससे मनुष्य के जीवन को, आदमी के जीवन को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अंटार्कटिक सर्कल के गर्म होने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंटार्कटिक सर्कल के गर्म होने से जो वाटर है, आइस ज्यादा से ज्यादा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी वजह से सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन सी लेवल जो होगा भयंकर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आर्टिक सर्कल गर्म हो जाएगा तो यहाँ से गर्म हवाएं मूव करने लगेंगी नीचे की तरफ, ठंडी हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, यहाँ से गर्म हवाएं और मूव करेंगी, ये इलाका भी गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आग लग सकती है जंगलों में। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स अभी हुए थे तो वो एक एग्जाम्पल है कि आर्टिक सर्कल बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। इन सभी फैक्ट से आपको एक ही चीज समझ में आएगी यहाँ पे दोस्त, कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है उसके लैटिट्यूडनल वेरिएशन से। तो छत्तीसगढ़ में जब आप देखेंगे कि कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न पार्ट से पास करता है, इट पासेस बेसिकली फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, इट पासेस बेसिकली फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट लाइक दिस। तो इसका मतलब ये वाला इलाका जो है यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट रिसीव होती है, ठीक है। दूसरा वहां का एयर प्रेशर और विंड डायरेक्शन, तीसरा उसका हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम सी, राइट, हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, हाई लैंड्स प्रेजेंट है तो अगर पहाड़ है तो हवा ठंडी होती है, दबाव कम होता है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। प्रेजेंस ऑफ हाई लैंड्स, रिलेटिव एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, नमी कितनी है, एवरेज टेम्परेचर क्या है और ओशन करंट्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैसी माउंटेन रेंजेस हैं, पेड़ किस तरीके के हैं, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट को। तो यानी अगर हमें 3 हिस्सों में छत्तीसगढ़ को देखना है तो हमें इन सभी बातों को एक अनुमान लेके चलना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा लेक्चर्स में। अब नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ की बात करने के पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा पास करती है, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है। सबसे पहले कर्क रेखा के यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्यों से पास करके गुजरती है, जिसमें सबसे आपको एक लाइन सीधी खींचनी है, आपको दिखाई दे जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन विद दिस इज त्रिपुरा एंड दिस इज मिजोरम, ओके, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा पार करती है। इसमें कुछ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए। सबसे छोटे हिस्से में कर्क रेखा पास करती है राजस्थान में, सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करती है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न पार्ट सिर्फ कवर करती है, झारखंड को बीच से बांटती है, वेस्ट बंगाल में भी ठीक ही है, और त्रिपुरा और मिजोरम को टच करते हुए जाती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। इकलौती नदी है भारत देश में माही नदी है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के एरिया की हम बात करते हैं, तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ का हिस्सा, अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, थोड़ा सा टिल्टेड है ना, तो छत्तीसगढ़ का ये वाला जो इलाका है, नॉर्दर्न पार्ट वाला इलाका है, ये समुद्र के भी पास है, बंगाल की खाड़ी के भी पास है ना। और ये वाला जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, यानी यहाँ पे हवाएं जो हैं ठंडी हैं, प्लस सूरज की रोशनी भी काफी ज्यादा पड़ती है। ठंडी हवाएं, हाइट है तो हवा भी ठंडी है, सूरज की रोशनी भी काफी ज्यादा पड़ती है और मॉइस्चर भी काफी ज्यादा आता है। यानी बरसात जो है नॉर्दर्न पार्ट में काफी ज्यादा होती होगी, क्योंकि जो भी ठंडी हवा है उसमें अगर नमी है वो गर्म होगी, गर्म होगी, उठेगी, उठेगी तो बादल बनेगा, बादल बनेगा, पहाड़ हैं तो पहाड़ जो होते हैं बादलों को रोकते हैं, और फिर बादल जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो पानी की तरह बरसने लगता है। शाम को आमतौर पे इन पहाड़ों में बारिश देखने को मिलती ही मिलती है। ब्रॉड डे लाइट में तो कम बारिश होती है, लेकिन शाम के मौसम में, शाम के टाइम पे जब हल्की सी ठंडी होती है तो उस समय बरसात यहाँ पे भयंकर होती है। इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट आपको क्या समझ में आ रहा है? इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ की जो वेजिटेशन है वो काफी ज्यादा डेंस होगी, घनत्व ज्यादा होगा, जंगल ज्यादा होंगे, पेड़ ज्यादा होगा। तो इसीलिए नॉर्दर्न रीजन ऑफ जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल अपने को देखने को मिलती है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स के क्लाइमेट से अफेक्टेड होता है। कोहरा, जिसको आप फॉग और मिस्ट कहते हैं, ये पूरे टाइम आपको धुंध जो है मौजूद मिलेगी। और इसी जगह पे एक इलाका है मैनपट, मैनपट नाम का जो जिला है,
यहाँ पे तापमान कभी कभी ठंडियों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इसीलिए मैनपत इलाके को छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा इलाका बोला जाता है। इसको शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी देखा जाता है। अब आप एक चीज होती है कि मैनपत इलाके को आप रट लें कि इट इज कॉल्ड एज शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, पर यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस और जो तरीका है उससे बता रहा हूँ कि क्यों ये मैनपत इलाके में इतनी ठंडी पड़ती है ना, बाकी छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पड़ती। इससे क्या होता है कि एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। अब आप ये नहीं कह सकते, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता कि हमें जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करनी है, हम भविष्य में जज बनना चाहते हैं, हमारे लिए ज्योग्राफी समझना क्यों जरूरी है। इस चीज को मैं रेफ्यूट करूंगा, काउंटर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये ज्योग्राफी जो है ये आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ी है। अगर आप अभी इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो दो कारणों की वजह से, या तो आपने ढंग से उस टाइम पे पढ़ा नहीं या आपको किसी ने ढंग से पढ़ाया नहीं। दोनों ही केसेस में हम आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। इमेजिनरी थिंकिंग को बढ़ाइए, फैक्ट्स के साथ यूज करिए और फिर रटिए, आपको भी आनंद आएगा पढ़ने में, डर नहीं लगेगा जीके से। ठीक है, तो मैनपत इलाका नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में होने की वजह से ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि हाइट है वहां पे, ज्योग्राफी ऐसी है कि पहाड़ है वहां पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक होने की वजह से जो ठंडी हवा है वो बहुत जल्दी गर्म करके राइज करती है। बंगाल की खाड़ी के पास होने की वजह से जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा आती है वो बहुत ज्यादा नमी लेके आती है छत्तीसगढ़ में, और हाइट और सूरज की रोशनी की वजह से बरसात औसतन ज्यादा होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न रीजन्स, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सूरज के तप में बल होता है, सूरज के तप में बल होता है, तो सूरज बल आपको याद रहना चाहिए। सूरजपुर और बलरामपुर, सूरज से जितनी दूरी उतना अच्छा, कोरिया से, जो कंट्री है कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उससे जितनी दूरी उतना अच्छा। तो इस तरीके से आप फिर भी याद कर सकते हैं, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो कोरिया, सूरज और बलराम, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, सूरज के तप में बल है और सूरज से जितनी दूरी उतना अच्छा, कोरिया से जितनी दूरी उतना अच्छा। ठीक है, अब ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला कोरिया तो है नहीं, ये तो जिला है। खैर, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। और उसके बाद जो और जिले हैं वहां पे, वो जैसे जाजपुर जो झारखंड से सटा हुआ है, और फिर हमारे पास है सुरगुजा। ठीक है, ये जो और 2 अन्य जिले हैं ये आपको यूं ही याद हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब बात करते हैं प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ की। अब यहाँ पे पहली बात तो देखिए, यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ पे खेत बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देंगे आपको। वर्षा सबसे ज्यादा है तो सबसे घने जंगल आपको नॉर्दर्न पार्ट में दिखाई देंगे। अब हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां पे आपने देखा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी मौजूद है। यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स आपको नोट करने हैं। पहले इस चीज को बताने के पहले मैं आपको ये फैक्ट बता दूं कि परसेंटेज वाइज कैसा एरिया है छत्तीसगढ़ का। तो जो समतल इलाका है, जो प्लेन इलाका है, वो लगभग 51% है। 51% छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो प्लेन है, यानी एडिक्वेट फॉर एग्रीकल्चर, एडिक्वेट फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद बस्तर प्लाटू, जो प्लाटू वाला इलाका है वो सेकंड नंबर पे है, क्योंकि काफी ज्यादा एरिया कवर करता है। 28% राज्य का प्लाटू वाला, टापू वाला इलाका है, टापू नहीं प्लाटू वाला इलाका है। और तीसरा जो नॉर्दर्न हिल वाला जो इलाका है उसको 21% है, यानी उत्तरी जो पहाड़ क्षेत्र है वो सिर्फ 21% है। 28% प्लाटू एरिया है और लगभग 50% समतल इलाका है, प्लेन इलाका है। इस प्लेन इलाके के बारे में कुछ खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इस प्लेन इलाके में जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपने देखा है एक पहाड़ी रेंज है जिसको आप कहते हैं माइकाल रेंज। माइकाल रेंज के ये किस दिशा में है? माइकाल रेंज के ये ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, माइकाल रेंज के ईस्टर्न साइड में है। अब एक फैक्टर आपको मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी की जो नमी वाली हवा है वो नॉर्दर्न पार्ट की तरफ आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल प्लेन वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा में ईस्टर्न घाट्स मौजूद हैं, बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, तो जो नमी वाली जो हवा वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से आती है, वो उड़ीसा में मौजूद इन ईस्टर्न घाट्स के पहाड़ों की वजह से छत्तीसगढ़ के इस जगह पे नहीं आ पाती है। इस जगह पे जो वर्षा आती है वो इस साइड से आती है, बेसिकली आपके नॉर्दर्न साइड से होते हुए आती है। तो यहाँ अब आपको पता है, एक सिंपल सी ज्योग्राफी का एस्पेक्ट अगेन यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अगर कोई पहाड़ आ गया बीच में, लेट अस से बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ आ गए, ठीक, पहाड़ की रेंज आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए कि हवा जो है वो इस तरफ मूव कर रही है। इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए
मैं एक बेसिक सा मैप बनाता हूँ, सिंगल पहाड़ यूज करता हूँ, एक सिंगल सा पहाड़ है। और अगर ये बादल जो है ये मूव कर रहे हैं, अब बादल सारे इकट्ठा हो जाएंगे इसी साइड पे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो यहीं बन जाएगा, राइट। और जो बारिश है वो आपको यहाँ होते हुए पूरी दिखाई दे जाएगी। तो इस वजह से यहाँ का, इस पहाड़ के साइड का ये वाला इलाका जो है काफी ज्यादा आपको हरा भरा दिखाई देगा, काफी सारे पेड़ पौधे आपको इसी साइड पे दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि जो हवा की नमी है वो पूरी इसी साइड बरस गई, अब ये हवा हल्की हो गई तो ये हवा ऊपर उठेगी बिना मॉइस्चर के, बिना मॉइस्चर के, क्योंकि सारा इसका जो वाटर वेपर है वो तो यहीं बरस गया, और ये धीरे धीरे इस साइड मूव करेगी। जब इस साइड हवा आएगी तो ये ड्राई एयर है, इसके पास वेजिटेशन या सॉरी मॉइस्चर नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो कल्टीवेशन दिखाई देगा वो थॉर्नी बुशेस का दिखाई देगा, ठीक है। यू वॉन्ट फाइंड मच ऑफ द वेजिटेशन ऑन दिस साइड ऑफ द माउंटेन। अगर इमेजिन करिए यहाँ पे कोई किसान है, यहाँ पे कोई किसान है जिसका खेत है, तो क्या उसको कभी भी बादल से वर्षा का लाभ मिलेगा इस खेत पे? नहीं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न प्लेन वाला इलाका है वो माइकल रेंज के होने की वजह से जो मॉइस्चर वाली हवा माइकल रेंज की तरफ आती है, माइकल रेंज उसको रोक देती है और ईस्टर्न साइड पे सूखा रहता है। लेकिन लकी बात क्या है यहाँ के लोगों के लिए, द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे नदी बहती है महानदी, यानी कि महानदी की बहुत सारी और ट्रिब्यूटरीज हैं जो फ्लो करती हैं इस रीजन में। तो वर्षा ना होने के कारण नदी की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे सिंचाई जो है बड़ी आसानी से हो जाती है खेतों की, और नदियों के पानी से एग्रीकल्चर लैंड्स को पानी मिल जाता है। अगर महानदी यहाँ नहीं होती और वर्षा पे निर्भर रहते तो इस एरिया में आपको बहुत ज्यादा खेती, वाणिज्य, सिंचाई ये सब नहीं दिखाई देता। आप समझ रहे हैं पॉइंट को? तो नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ हैं, मॉनसून है, सब अच्छा है। प्लेन्स वाले इलाके में समस्याएं हैं, नदी पे निर्भरता ज्यादा है, इरिगेशन पे निर्भरता ज्यादा है, और जो मिट्टी का कॉम्पोजिशन है वो यहाँ पे अलग होगा, नॉर्दर्न पार्ट पे अलग होगा। अभी हम सॉइल्स पे नहीं जा रहे हैं, हम क्लाइमेटिक जोन्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो प्लेटू वाला इलाका है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ये एक फोटोग्राफ है प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ की, आप देख सकते हैं हरे भरे खेत जो है यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। राबी, खारिफ और जायद सीजन में हर तरह की क्रॉप्स जो है यहाँ पे उगाई जाती है। जो प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ है ये हॉटेस्ट रीजन है, और यहाँ पे रेनफॉल जो है वो भी कम से कम होती है। गर्म भी है, कर्क रेखा से नजदीकी भी है, तो ये इलाका गर्म भी होगा। बरसात भी नहीं होती, तो और ठंडा करने का भी कोई साधन नहीं है हमारे पास, तो फिर वही पॉइंट आता है कि ये इलाका गर्म होगा। इस इलाके में ईस्टर्न रीजन ऑफ ईस्टर्न रेंज, माइकल रेंज के ईस्टर्न साइड में होने की वजह से ये रेन शैडो एरिया में आता है और यहाँ पे वर्षा नहीं होती। इसी जगह पे चंपा नाम का जिला है जो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म इलाका माना जाता है। चंपा, हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, राइट। और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, चंपा, ये सब आपको इसी एरिया में दिखाई देंगे, ठीक है। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऐसा जोन है जहां पे रेनफॉल कम से कम है। बड़ा सिंपल है याद करना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैप का इमेजिनरी मैप रहेगा, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो और इजीली आपको याद रहने वाला है। अब बात करते हैं सदर्न छत्तीसगढ़ की। सदर्न छत्तीसगढ़ को अगेन डिस्कस करने के पहले मैं आपको ये वाला जो मैप है, फिर से मैं आपको इस मैप से आई वुड लाइक टू टेक यू अप थ्रू दिस पर्टिकुलर मैप। ये जो इंडिया का मैप है, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ जो मैं प्लॉट करने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर मैप पे, वो ये वाला इलाका है, ठीक है। ये है छत्तीसगढ़। आई होप आपको अब क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब जरा इस मैप में देखिए महानदी कहां से बह रही है, तो ये है महानदी का दिशा, दिखाई दे रहा है आपको, आप देख पा रहे होंगे। अब अगर हम अपने प्रीवियस मैप से इसको ड्रॉ कर दें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बात बोली कि नॉर्दर्न प्लेन्स, जो छत्तीसगढ़ के प्लेन्स हैं, उसमें कौन सी नदी दिख रही है आपको? महानदी। अब आप इसके इलाके में इस साइड देखिए तो मैंने आपको बताया था माइकाल के पहाड़ है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अलग करते हैं। अगर आप उत्तरी इलाके में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो पहाड़ बता रहा है वो रामगढ़ पहाड़ बता रहा है, रामगढ़ के पहाड़। उसके बाद आपको वो प्लाटू इलाका दिखाई देगा, छोटा नागपुर प्लाटू, जो झारखंड रीजन में है।
फिर आप नीचे की तरफ आइए, तो नीचे की तरफ में जो बस्तर प्लेटू है उसका नाम एक्चुअली ज्योग्राफिकली क्या है, दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू। और दंडकारण्य प्लेटू के पास बहती है इंद्रावती नदी। अब महानदी जब आप देखेंगे तो आपको इससे बहुत सारी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो बहते हुए दिखाई दे रही है। एक प्राइमरी नदी है, उससे निकलने वाली सेकेंडरी नदियां जो हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये नदी का फ्लो मैंने इस तरफ बनाया, ये एक्चुअली इस साइड बहती है, दे फ्लो ऑन दिस साइड जाती, क्योंकि समुद्र, कोई नदी हर तरफ समुद्र की तरफ जाएगी तो नदियां इस तरफ बहती है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसा है मैप। फिर आपको बागेलखंड दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शेयर होता है थोड़ा सा, कायमूर हिल्स जो है वो आपको उधर नॉर्थ की तरफ दिखाई देंगे। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा छत्तीसगढ़ एग्जैक्टली इंडिया में फिजिकल मैप पे किधर लोकेटेड है। उसी को यहाँ पे जो है सिंपली ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे इसको सिंपली ड्रॉ करने की कोशिश की गई, आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा है अब, राइट। जिसमें आप देख सकते हैं इन द मैप, सॉरी इन द मैप छोड़ देते हैं इसको, इन द मैप आपको दिखाई देगा माइकाल रेंज, छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य प्लेटू। तो जो पूरा छत्तीसगढ़ है वो इस जगह पे मौजूद है। खैर, ये जब आपको क्लियर हो गया है तब सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ के एरिया में अगेन जो है हिल्स और डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलती है। जो क्लाइमेट है ठंडा है और यहाँ पे आपको हमेशा नमी का माहौल दिखाई देगा, एक्सेसिव रेनफॉल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे रेनफॉल औसतन नॉर्मल भी है, कभी कभी ओवर नॉर्मल भी, जरूरत से ज्यादा भी रेनफॉल हो जाती है। ठीक है, प्लाटू वाला इलाका है, ठंडा इलाका है, राइट। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा वर्षा दिखाई देगी। बस्तर, दांतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कंकर डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे जिले हैं जो सदर्न पार्ट में है और मेडिसिनल प्लांट जो है यहीं पाए जाते हैं। अब नोट करने वाली क्या बात है कि छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न इलाके में बारिश है, सदर्न इलाके में बारिश है, सेंट्रल रीजन जो समतल इलाका है वहां बरसात नहीं है। ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप? आपने देख लिया कि जो मेजर टाउन्स हैं, चंपा गर्म इलाका है और मैनपत ठंडा इलाका है, ठीक है। लेकिन इसी में एक चीज और होती है, एक जगह और है जिसका नाम है अबुजमत, ठीक है। अबुजमत इज बेसिकली फेमस फॉर द बीइंग कॉल्ड एज द चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अब वो कहाँ लोकेटेड है, कैसे लोकेटेड है, ये हम आपको बताएंगे, बट इसको आपको भूलने का नहीं है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस पर्टिकुलर मैप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स और छत्तीसगढ़ सदर्न में अब सीजन्स की बात करेंगे, हम मौसम की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में किस तरह के मौसम है, ऑलमोस्ट वन पार्ट ऑफ द लेक्चर आधे घंटे में हमने कवर कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अगले आधे घंटे में, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर टेबल बना के दी है। समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन, तीन तरह के सीजन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेट्स भी कई बार पूछी जाती हैं, बट आई डोंट थिंक कि जुडिशरी के एग्जामिनेशन में सीजी पीएससी आपसे तारीखें पूछेगा, बट फिर भी मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए तारीखें मेंशन कर दी हैं। समर सीजन जो है मार्च से लेके जून तक होता है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहां पे भी होता है समर सीजन मार्च से लेके जून तक में होता है। जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज है, विच इज टू हाई, ठीक है। जो 40 टू 45 डिग्रीज डे टाइम का टेम्परेचर हो जाता है। जो एवरेज टेम्परेचर है वो 31.4 डिग्री है, विच इज ऑल द मोर वेरी मच सेम टू नॉर्दर्न पार्ट, 29 टू 31 डिग्री का टेम्परेचर। एवरेज रेनफॉल 5 टू 10 सेंटीमीटर। गर्मी के मौसम में वर्षा कम होती है। जो इलाके हैं वो आपको दिखाई देगा जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी देखी जाती है, समर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, वो जांजगीर, चंपा, शक्ति और राजगढ़ जो है आपको दिखाई देगा। हॉटेस्ट प्लेस जो है वो चंपा है। यहाँ पे अब जैसे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स होंगे उत्तर प्रदेश के साइड से जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे रहे होंगे, उनको दिखाई देगा कि लोकल विंड्स को लू बोलते हैं और उत्तर यूपी में लू जो है बड़ी कॉमन सा फिनोमेना देखने को मिलता है गर्मी में। और मध्य प्रदेश के अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो रिलेट करेंगे नौ तपा से। नौ तपा 9 डेज आते हैं जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है, वो जून के मिड में ही नौ तपा आता है। उसी टाइम पे छत्तीसगढ़ में जो गर्म हवा बह रही होती है उसको लू कहते हैं, या लोकल नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। समर सीजन क्या देखा, 15 मार्च से लेके 15 जून के बीच में होता है और यहाँ पे गर्म हवा बहती है, लू, और आपने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री के ऊपर चला जाता है एवरेज टेम्परेचर, और चंपा इज द हॉटेस्ट प्लेस। अब बात करते हैं रेनी सीजन की। तो रेनी सीजन जो है जून से लेके अक्टूबर, यानी 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे बारिश का मौसम रहता है। जो बारिश का मौसम है वहां पे रेनफॉल आप देखिए 125 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर हो जाती है, जो जरूरत से ज्यादा है।
जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। पूरे भारत में जो रेनफॉल होती है, मानसून जो आता है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में किस ब्रांच का प्रभाव है? तो बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो नमी वाली हवा है, ठीक है। अच्छा, इसको यूपी में पता है क्या कहते हैं? पुरवाई कहते हैं। पुरवाई यानी ईस्टर्न से आने वाली हवा। तो ईस्ट से आने वाली हवा बंगाल की खाड़ी से आ रही होती है, तो उसमें नमी बहुत होती है। और पुरवाई की जो इस समय जो आपको जो गर्मी दिखाई देगी, बरसात में जो गर्मी होती है यहाँ पे, जो कि जून जुलाई अगस्त में बरसात तो होती है, पर ऐसा थोड़ी होता है कि हवा ठंडी हो जाती है, गर्म हवा, तो चिपचिपी हवा होती है, खूब पसीना आता है उसमें, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आता है। तो आपको आसानी से याद होगा कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से मानसून यहाँ पे होता है। जो एवरेज टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री का रहता है। इसमें भी ज्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जो भी डिग्रीज हम लेके चल रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसी जगह पे बरसात में आपको देखना है अबुजमत, जो नारायणपुर में, नारायणपुर जो जिला है, नारायणपुर में अबुजमत इलाका है, इसको सबसे ज्यादा वर्षा मिलती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल यही होती है। 185 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होती है, राइट। और सबसे जो मिनिमम रेनफॉल वाला इलाका है वो कबीर धाम का एरिया है, जो माइकाल रेंज के जस्ट बगल में है, कबीर धाम जिला, ठीक है। कबीर धाम में ऑलमोस्ट वर्षा पहुंचती ही नहीं है, और अबुजमत जो नारायणपुर में है वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको दिखाई देती है। इसीलिए अबुजमत को चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। और भी कुछ जिले हैं, जैसे जाजपुर जो नॉर्थ साइड में है, दांतेवाड़ा जो साउथ साइड में है, रायगढ़ जो नॉर्थ साइड में है, यहाँ पे आपको रेनफॉल काफी दिखाई देगी। महासमुंद, धमतारी, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे आपको मीडियम रेनफॉल दिखाई देती है। क्लियर है? तो ये चीज आपको नोट करने वाली है। यानी छत्तीसगढ़ का जो प्लेन वाला इलाका है, उसका जो माइकाल रेंज से जो सटा इलाका है वो सूखा है। थोड़ी दूर पे आप जाएंगे तो वर्षा आपको ठीक ठाक होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। नारायणपुर आपको थोड़ा साउथ की तरफ दिखाई देगा, तो वहां पे एक्स्ट्रा रेनफॉल हो जाती है, इसीलिए उसको चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। अगेन देखिए, एक फैक्ट को याद करना एक अलग बात होती है, उसको समय समझ के लोकेट करके पॉइंट आउट करना मैप में, वो एक अलग एस्पेक्ट होता है। दोनों तरीकों में जो पढ़ाई का तरीका है, जो दोनों तरीकों में, दोनों फैक्ट्स में जो पढ़ने का जो तरीका है, ठीक है, उसको में हम कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। अब देखिए, अबुजमत जो है वो नारायणपुर में है। आपको पता है बारिश यहाँ ज्यादा होती है, यहाँ और इस जगह ज्यादा होती है। तो जो मैंने आपको बताया, जैसे जाजपुर आपको दिखाई देगा नॉर्दर्न पार्ट में, सरगुजा मीडियम रेनफॉल हो रही है, सूरजपुर में मीडियम रेनफॉल हो रही है, नारायणपुर में ज्यादा रेनफॉल हो रही है। माइकल रेंज वाले जो इलाका है वो ये वाला इलाका हो गया, इस तरफ आपको सूखा दिखाई देगा, इस तरफ आपको ठीक ठाक रेनफॉल होते हुए दिखाई देगी। अब अगर आप लेक्चर को यहां तक देख रहे हैं और आपको चीजें, डिफिकल्ट चीजें जो याद करने में परेशानी थी, आसानी से याद हो गया है, तो एक कमेंट सेक्शन में जाके अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। उससे क्या होगा? उससे दो काम होगा। पहला, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं ये पता चलेगा, जुडिशरी की पूरी टीम को पता चलेगा। हमारी टीम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है आपके अच्छे व्यू पॉइंट्स को देख के, बिकॉज दे रियली वर्क हार्ड। पूरी जुडिशरी की टीम, लॉ प्रेप जुडिशरी की टीम, दे रियली वर्क हार्ड। सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही ओरिएंटेशन रहता है कि ये जो जुडिशरी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, इनको हमारे चैनल पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, हो सके तो जितना प्रोवाइड कर सकते हैं हम प्रोवाइड करें। तो आपके कमेंट्स को देख के हमारी टीम का भी जो प्रोत्साहन मिलता है और उनका भी मनोबल बढ़ता है, वो और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो ऑलवेज एंगेज। खामियां हर कोई बता देता है, अच्छे काम की प्रशंसा बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आप लेक्चर में यहाँ तक बंधे हैं तो एक जेन्युइन कमेंट लिखिए। अगर आपने पहली दूसरी वीडियो में कमेंट दिए हैं, आप फिर से दीजिए, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, मेरा अपना इंटरेक्शन आपके साथ हो पाएगा, मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो से कितने ज्यादा लोग फायदा ले पा रहे हैं, किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें मेरा स्वार्थ है, ये कमेंट कराने में, ये जानकारी लेने में मेरा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं महसूस होती है, कोई मतलब गिला नहीं है कि मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करो, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ये नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को अगर आपने जेन्युइनली यहाँ तक देखा है तो आप एक पॉजिटिव कमेंट बिल्कुल लिखिएगा। पॉजिटिव असर्शन करते हैं, इट ऑल कम्स बैक, ओके। तो और मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट आपको लाके देंगे। और मेरा ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है, जुडिशरी के चैनल पे मेरी ये सिर्फ तीसरी वीडियो है अभी तक जिसमें मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ, BA LLB, मेरा मास्टर्स है क्रिमिनल लॉ में,
और मैं जुडिशरी के एग्जाम्स देते हुए आया हूँ और मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ में। वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको जो छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज हैं उसके ऊपर भी लेक्चर लेके आऊंगा। पर अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। मुझे उम्मीद है अगर आप इन लेक्चर्स को जेन्युइनली देखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आपको फायदा होगा। बिकॉज ये जो लेक्चर्स हैं ये कंटेंट ड्रिवन है और इसमें एक विजुअलाइजिंग मेमोरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। चलिए विंटर सीजन की बात करते हैं यहाँ पे। तो विंटर सीजन पूरे भारत देश में नवंबर टू फरवरी ही होता है, नवंबर टू फरवरी होता है। और जो जो महीना होता है जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के आने के बाद जो ठंडी है वो कम हो जाती है। मकर संक्रांति का पता है आपको, कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है लेकिन एक ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है। मकर संक्रांति में आप जो अन्न की माता है उससे आप क्या अनुग्रह करते हो, क्या कहते हो? तो अन्न की माता से किसान लोग जब मकर संक्रांति मनाते थे, जो कहीं पे लोहरी की तरह मनाई जाती है, साउथ में पोंगल की तरह मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के टाइम पे किसान आके अन्न की माता से यही कहता है, अन्न की माँ मौसम के भगवान से आके यही आग्रह करता है कि सूरज जो है, जो सन है, राइट, वो आ जाए, गर्मी आ जाए। ठीक है। उससे क्या होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो फसलें उगाई जाती हैं वो जब बोई जाती हैं उस टाइम पे ठंडी चाहिए, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, उस टाइम पे उनको गर्मी चाहिए। बीज जो है वो फूटने के लिए या फसल में बीज आने के लिए एक तरह की गर्मी चाहिए। तो गर्मी कैसे आएगी? जब सूरज आएगा। ठीक है। तो वो एक तरीके से सूर्य भगवान से, अन्न की माँ से, जो भी अपने भगवान है उनसे यही कहते हैं कि सूरज आ जाए ताकि ये जो फसल है ये बर्बाद ना हो। इसी में अगर बारिश हो जाती है विंटर सीजन में, अगर उस जगह पे रेनफॉल हो जाती है, तो रेनफॉल होती है तो कभी कभी ओले गिर जाते हैं, फ्रॉस्ट बन जाता है फसलों में। एक ठंडी नमी जो पानी है वो फसलों को जकड़ लेता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा एग्रीकल्चर को अपने कल्चर के साथ भी रिलेट करिए, जानकारी भी रखिए, अच्छा भी लगता है ऐसी जानकारी हमारे पास होती है। ठीक है। मकर संक्रांति का भी यही कॉन्सेप्ट है। फिर आगे आते हैं होलिका दहन जब होता है तो उसका भी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे विंटर सीजन की बात करें तो 15 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज है नेचर ऑफ द सीजन, राइट। नेचर ऑफ द सीजन है यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई। सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। विंटर सीजन में you all know that the temperature will not be really high, right? cold and dry होता है। और कभी कभी क्या है, मैंने आपको बताया ना, ठंडी में बारिश हो जाती है। तो ठंडी में जो बारिश हो जाती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, अगेन आपको ये समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब इंडिया में वेस्टर्न साइड से कुछ हवाएं आती हैं ठंडी के टाइम पे। बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा यूरोप के पास एक सी है, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी से जो मॉइस्चर की हवा बनती, जो मॉइस्चर वाली विंड बनती है वो उठती है और वो पूरा यूरोप उस साइड से उठते हुए, ठीक है, इजराइल और इजिप्ट और इन सब के पास से होते हुए, ईरान वीरान के ऊपर से होते हुए और समुंदर से हवा नमी इकट्ठा करते हुए आपकी तरफ मूव करती है, गुजरात से एंटर करती है। ठीक है, गुजरात से एंटर करती है, ऊपर से आपको देखेंगे तो वो एंटर करती है पंजाब की तरफ से। दोनों तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो हवा है ये मूव करते हुए इंडिया में आपकी तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ आती है। और कभी कभी यहाँ पे विंटर सीजन में जो रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण होती है, ये आपको याद रखना है। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच के कारण नहीं होता है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण नहीं होता है। ठंडी में जो बरसात होती है पूरे भारत में कहीं पे भी होती है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण की वजह से होती है। यहाँ पे जो एरिया है रेनफॉल के, अगेन आपको दिखाई देगा वही पहाड़ी इलाके, जाजपुर, हसदेव मान प्लेन्स, रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर, दुर्ग, अबूजमद हिल्स। एरिया जहां पे सबसे कम रेनफॉल है पेंद्रा, मैनपट और जाजपुर। अब जाजपुर मिनिमम स्कैंट रेनफॉल है, कम रेनफॉल होती है लेकिन ठंडी में हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। मैनपट रीजन छत्तीसगढ़ का है, इसको शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं ड्यू टू इट्स कोल्ड वेदर। ये फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपने बहुत सिंपली क्या देख लिया, आपने एक तरीके से सारे क्लाइमेट्स कर लिए हैं, स्पेशल फीचर्स उनके पढ़ लिए हैं, और
लोकेशन वाइज आपको याद भी हो गया होगा अब तक। अब एनुअल ट्रॉपिकल टेम्परेचर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि महानदी जो है वो एक बहुत बड़ा इरिगेशन का सोर्स है, तो उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, सियोनाथ, जोंक, हसदेव, मांड और इब। ये आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। सियोनाथ, जोंक, हसदेव, मांड और इब, ये 3 नदियां हैं जो महानदी की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। अब पूरे छत्तीसगढ़ को अगर हम ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो हम 4 तरह के ट्रॉपिकल जोन्स में तोड़ सकते हैं। हाई, मीडियम, लो, राइट, और लोवेस्ट। हाई, मीडियम, लो और लोवेस्ट। हाई ट्रॉपिकल टेम्परेचर जहां पे 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है, शक्ति, जांजगीर, चंपा, रायगढ़। मीडियम जो है वहां हासदेव नदी का बेसिन, प्लाटू एरिया ऑफ जाजपुर, बस्तर, ईस्टर्न बागेलखंड। और लो ट्रॉपिकल टेम्परेचर की बात करें तो महानदी का पूरा बेसिन, बिलासपुर, माइकाल रेंज, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, हसदेव बेसिन। और लोवेस्ट ट्रॉपिकल की बात करें तो अंबिकापुर, जाजपुर और मिनपट रीजन या मैनपट रीजन। अब ये आपको डू नॉट रिमेंबर, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको याद करें। डू नॉट रिमेंबर, जस्ट नो अबाउट इट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इन द नेक्स्ट व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बेसिकली फोकस ऑन दी टाइप ऑफ सॉइल्स। अब सॉइल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो सॉइल्स इन छत्तीसगढ़ है, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 टाइप्स। कितने टाइप्स? 5 टाइप्स। तो यहाँ पे हर 5 तरह की सॉइल्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इमेजेस मैंने समय समय पे यूज करी हैं ताकि आपको सॉइल विजुलाइज हो जाए। तो बेसिकली जो मैक्सिमम एरिया ऑफ सॉइल है वो लाल मिट्टी का है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। और आयरन कंटेंट जो है एक फसल उगाने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन आयरन के साथ साथ 2 कंपोनेंट्स और चाहिए रहते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। मिट्टी में अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी है तो वो हम उसमें फर्टिलाइजर डाल के, एनपीके फर्टिलाइजर डाल के, डायमोनियम फॉस्फेट, डैप और एनपीके फर्टिलाइजर डाल के नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी को भर सकते हैं। लेकिन मिट्टी की एक खासियत और होनी चाहिए, आयरन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके साथ साथ और भी चीजें चाहिए रहती हैं। जैसे मिट्टी में काबिलियत होनी चाहिए पानी को होल्ड करने की। अगर मिट्टी पानी नहीं होल्ड कर पाएगी, मिट्टी पानी अगर नहीं होल्ड कर पाएगी तो जो जो पेड़ है वो पानी यूज नहीं कर पाएगा। यानी मिट्टी में अगर सैंड कंपोनेंट, रेतीला कंपोनेंट ज्यादा है तो वो मिट्टी उपजाऊ बहुत ज्यादा नहीं होती, और उसमें इस तरह की फसलें उगा सकते हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, राइट। लेकिन जिन फसलों को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो आप क्लेई मिट्टी में उगाओगे और सैंडी मिट्टी में नहीं उगाओगे। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के जो हमारे दिमाग में रहे। ऑब्वियसली इसमें अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको देखना है जो रेड येलो सॉइल। अच्छा, एक चीज और है मिट्टी से रिलेटेड खास बात क्या है कि मिट्टी के जो नाम है ना, वो लोकल नाम है, वो छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं। 5 तरह की मिट्टी, हर 5 तरह की मिट्टी के लोकल नाम है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़ के 50 to 55% एरिया में है, जो बेसिकली नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यानी जो पहाड़ी इलाका है और जो प्लेन्स वाला इलाका है, 50 से 55% हिस्सा छत्तीसगढ़ का जो है वो ये लाल पीली मिट्टी का है। अब लाल पीली मिट्टी मेजर एरिया में है तो मेजर घर में सबसे ज्यादा क्या जरूरी होती है? माता, ठीक है, माता। वैसे हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है मटासी सॉइल, लेकिन हम मतासी से याद रख सकते हैं, जरूरी होती है माता। तो 50 to 55% लाल पीली मिट्टी है, ठीक है। माता को गुस्सा आ जाता है तो वो भी लाल पीली हो जाती है। तो माता जी मटासी सॉइल, रेड येलो सॉइल, 50-55% एरिया, इसका लोकल नेम इसीलिए मटासी सॉइल है। इसको राइस सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पे चावल, पैडी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है। नेमोनिक है, याद करिए, कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता नेमोनिक का, ये बात आपको पता है, ठीक है। आर्केन रॉक्स और ग्रेनाइट्स के रॉक्स के इरोजन की वजह से बना है। ये सेकेंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द स्टेट है। सबसे ज्यादा व्यापक रूप से मिलती भी है, और व्यापक रूप मतलब सॉरी मैक्सिमम एरिया कवर करती है, और सेकेंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल क्या है? वो ब्लैक सॉइल होती है, उसको हम कवर करेंगे। जैसा यहाँ पे आपको देख सकते हैं, चावल, सीसम, कॉर्न, जौवर और कॉटन जो है उगाया जाता है। मटासी सॉइल इसका नाम है, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी आपने कर ली। फिर है रेड सैंडी सॉइल, यानी लाल मिट्टी जिसमें रेत का कंपोनेंट ज्यादा है, और इसको लोमी सॉइल भी कहते हैं। ये 25 से 30% एरिया में पाई जाती है, पट प्रदेश और बस्तर के इलाकों में, ठीक है। कंकड़, बीजापुर, दांतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, यानी सदर्न पार्ट पे आपको
ज्यादा दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट पे आपको सैंडी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल दिखाई देगा। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको क्या देखना है कि अबेंडेंट होता है आयरन में, एंड दिस आयरन इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग ऑफ कोर्स सीरियल्स। ठीक है, मिलेट्स ग्रो करने में जो होता है काफी ज्यादा मदद करती है। इसको टिकरा सॉइल या सैंडी सॉइल भी कहते हैं। जंगल के लिए, पेड़ पौधों के लिए ये बहुत जरूरी होती है। ये लैंड स्लोप ऑफ बस्तर में मिलता है, तो बस्तर के प्लेटू के नीचे जो जमीनी इलाके हैं उसको टिकरा कहते हैं, टिकरा। ठीक है, टिकरा सॉइल रेड सैंडी सॉइल का नाम है। मटासी सॉइल, लाल पीली मिट्टी मतासी है, और टिकरा जो है वो रेड सैंडी रेतीली सॉइल को टिकरा कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा लाल पीली मिट्टी का एग्जैक्ट फोटोग्राफ है, और रेड सैंडी सॉइल में आपको रेतीलापन दिखाई देगा, लाल रेत। हमारे यूपी में इसको मोरंग कहते हैं, पर आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। मोरंग तो एक तरीके की रेत ही होती है, लेकिन ये रेड सैंडी सॉइल और रेड येलो सॉइल का फोटोग्राफ है जो आपको क्लियरली बता देगा कि अच्छा क्या डिफरेंस होता है। ये आपको मैक्सिमम एरिया में मिलेगा, ये आपको सदर्न पार्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे चावल ज्यादा उगाया जाता है और यहाँ पे मिलेट ज्यादा उगाया जाता है। यहाँ पे कॉटन भी होता है, यहाँ नहीं होता है। दोनों में आयरन कंटेंट ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं। अब लाल पीली मिट्टी और रेड सैंडी सॉइल के बाद तीसरे तरह की मिट्टी है, इसको रेड लोमी सॉइल कहते हैं, रेड मोल्डेड सॉइल कहते हैं। ये सुकमा और दांतेवादा में पाया जाता है और 15% एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे ऑयल सीड्स, चावल और सीरियल्स तीनों तरह की चीजें उगाई जाती हैं। आयरन की वजह से है, पोरस और ब्रिटल इन टेक्सचर होता है, इसीलिए इसको लोकल नेम लोमी सॉइल ही है, लोमी मिट्टी। ठीक है, लोमी मिट्टी कहा जाता है, रेड लोमी सॉइल। ज्यादा नहीं, साउथ के दो दो जिलों में दिखाई देती है, 15% एरिया, तो उतनी प्रोमिनेंट सॉइल है भी नहीं। इसके बाद है लेटरलाइट सॉइल। लेटरलाइट सॉइल पट प्रदेश, जगदलपुर, सुराजपुर डिविजन्स में दिखेगा, बलरामपुर, जाजपुर, कबीरधाम और बस्तर इलाकों में दिखाई देगी। ये एसिडिक इन नेचर होती है, इसीलिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यानी फल फ्रूट्स वाली चीजें जो हैं वो उगाई जाती हैं। प्लांटेशन क्रॉप जैसे पोटैटो, टमाटो और लीची आपको पट प्रदेश, जाजपुर, जगदलपुर, बलरामपुर, कबीरधाम वाले इलाके में दिखाई देगा लेटरलाइट सॉइल। इसको मुरुमी या भाटा सॉइल कहते हैं, मुरुमी या भाटा सॉइल। एंड दिस पर्टिकुलर सॉइल, लेटरलाइट सॉइल, इज ऑल्सो वेरी रिच इन एल्युमिनियम एंड आयरन। एल्युमिनियम और आयरन में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो अब हम एल्युमिनियम का Al लिख दें, इसको लेटरलाइट कर दें। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम और लेटरलाइट सॉइल, एल्युमिनियम और आयरन मिल जाए तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो बन जाएगा भाटा। भाटा मतलब पथरीला। ठीक है, लेटरलाइट सॉइल, भाटा सॉइल या मुरुमी सॉइल। अब ये रटना पड़ेगा दोस्त, इसका कोई नेमोनिक नहीं बना पा रहा हूं मैं, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, रेड येलो सॉइल, वो कौन सी सॉइल है, मटासी। ठीक है, रेड सैंडी सॉइल बस्तर के पास, टिकरा। और आप भी क्या देख रहे हो आप, रेड लोमी सॉइल, तो रेड लोमी सॉइल को क्या बोला, लोमी। लेटरलाइट सॉइल, लेटरलाइट सॉइल जहां पे पोटैटो, लीची, टोमेटो उगाया जाता है बहुत ज्यादा, तो ये आपको किस नाम से दिखाई देगी, मुरुमी या भाटा सॉइल के नाम से। ये बड़े कॉमन नेम्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। तो ये रेड लोमी सॉइल है और ये लेटरलाइट सॉइल है। और रेड लोमी सॉइल में आप एक चीज देखेंगे, क्ले कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी काफी ज्यादा रहती है, राइट। और बरसात का पानी जो है थोड़ा बहुत रोक लेती है, लेकिन फिर भी इसको इरिगेशन चाहिए, इसको भी इरिगेशन चाहिए। लेकिन जो काली मिट्टी दिखाई दे रही है, ये पूरी पूरी तरीके से क्ले, एक बार पानी डाल दिया तो कहीं जाता नहीं, पानी रहता ही रहता है यहाँ पे। इसलिए ब्लैक सॉइल को सिंचाई की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है। एक बार आपने पानी डाल दिया तो वो जो फसल है वो ग्रो कर जाती है, उसको ज्यादा पानी और इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है। ये आपको याद रखने का है, ठीक है ना। अब ब्लैक सॉइल के फीचर पे इसीलिए हम आएंगे। ब्लैक सॉइल जो है कवर्धा रीजन यानी कबीरधाम वाले इलाके में, महानदी की घाटियों में, बालोद, धमतारी, बागेलखंड, रिहान, कान्हार, हसदेव रिवर्स, यानी पूरा जो नदी वाला इलाका है वहां पे आपको ब्लैक सॉइल दिखाई देगी। थोड़ा बहुत आपको दंडकारण्य रीजन साउथ पार्ट पे भी दिखाई देगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल क्या है, क्यों है ब्लैक सॉइल, तो जब एक समय था जब इस जगह पे खूब सारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था। प्लेटूज ऐसे ही तो बने हैं, वॉल्केनो से लावा निकला, कूल हो गया, ठीक है। जब जो निकलता हुआ लावा बहुत तेजी से ठंडा हो जाए, क्यों, क्योंकि बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, लावा निकल रहा है, बहुत तुरंत ठंडा हो गया, तो वो कौन से काले पत्थर बनाया, बसाल्ट के पत्थर बनाया। बसाल्ट के पत्थर हवा और पानी की वजह से कई हजार साल तक इरोड होते गए, उसकी वजह से जो मिट्टी बनी वो बनी ब्लैक सॉइल, बेसाल्टिक रॉक के इरोजन से बनी। बेसाल्टिक रॉक क्या होते हैं, जब लावा बहुत जल्दी से ठंडा हो जाए, ठीक है।
अब इनमें एसिड कंटेंट कम रहता है, ये हाईली अल्कलाइन नेचर के रहते हैं, ठीक है, अल्कलाइन नेचर के रहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनमें कम रहता है, तो इनको फर्टिलाइजर चाहिए, पानी नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है। ब्लैक कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक टाइटेनियम, है ना। इरिगेशन इज नॉट मच रिक्वायर्ड और क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो जो भी पानी ज्यादा मांगने वाली जो फसलें हैं, जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, शुगर केन यानी गन्ने की फसल, कॉटन की फसल, ग्राम, सोयाबीन, पल्सेस, जिनमें पानी ज्यादा चाहिए, वो यहाँ पे आसानी से उगाई जाती है, ठीक है। इस इनको कान्हार, भर्री या रीगल सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल, काली, भूरी, ऐसे करके याद कर सकते हो, भर्री, ठीक है। कान्हा सांवले थे तो कान्हार, ठीक है, कान्हा सांवले थे तो ब्लैक सॉइल कान्हार, भरी सॉइल रीगर सॉइल। अब मैं कह रहा हूं अगर आपको चार तरह की सॉइल्स बताई, इन चार तरह की सॉइल्स के अपने अपने लोकल नेम हैं, आप कोई तीन याद कर लो, कोई दो याद कर लो, बाकी आपको क्लिक कर जाएगा दोस्त, यकीन मानो। तो रेड येलो, लाल पीली हो जाती है, माता गुस्से में होती है तो मटासी सॉइल, ठीक है, मैक्सिमम सॉइल एरिया है। फिर आपने पढ़ा रेड सैंडी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल जिसमें हल्की हल्की रेत है, ठीक है, हल्की हल्की रेत है, बस्तर के पास मिलती है, उसको कहा जाता है टिकरा सॉइल। उसके बाद है लेटरलाइट सॉइल जिसमें अल्मीनियम, एल, अल्मीनियम, एल के एल से लेटरलाइट, अल्मीनियम और आयरन, भाटा सॉइल और मुरुमू सॉइल, ठीक है, मुरुमू सॉइल, भाटा सॉइल बोलते हैं। और फिर काली सॉइल को कान्हार, कान्हा सांवले थे तो कान्हार। और आप इसको दूसरी तरीके से रीगर सॉइल, तो बड़ा कॉमन सा नेम है, बहुत बार पूछा जाता है, रीगर सॉइल बोलते हैं। और कान्हार के साथ आप इसको याद रख सकते हैं भर्री, भूरी, ठीक है, तो काला भूरी ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब अगेन ये सब चीजें देखो बेटा, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार लिखोगे, उतना ज्यादा याद होगा, इसका कोई शॉर्टकट तो अपने पास है नहीं। तो ये हमारा सॉइल का जो कॉम्पोजिशन वाला इलाका है, जो लोकल नेम्स हैं, वो हमने कवर कर लिए, जो बहुत कॉमन और प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ के काफी सारे एग्जाम में पूछे गए, आपसे भी पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पे मैप वर्क को देख लेते हैं, मिट्टी के मैप वर्क को। तो 50 से 55% जो एरिया आपको दिखाई देगा वो है लाल पीली मिट्टी का। बीच बीच में आपको कुछ एरियाज दिखाई देंगे जहां पे ब्लैक सॉइल मौजूद है, ठीक है। तो ये माइकल रेंज के ईस्टर्न साइड में आपको दिखाई देगा। और माइकल रेंज, अब देखिए माइकल रेंज के ईस्टर्न साइड में कितनी अच्छी बात है, प्रकृति का करिश्मा देखिए, लुक एट द नेचर का मैजिक, कि माइकल रेंज की वजह से इस रीजन में बरसात नहीं होती, पर इस रीजन में जो मिट्टी मौजूद है वो ऐसी मिट्टी है जिसको पानी ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो अगेन एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि सूखा रहता हो पूरे टाइम, ब्लैक सॉइल होने की वजह से एग्रीकल्चर माइकल रेंज के ईस्टर्न साइड में भी प्रोमिनेंट रूप से देखा जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल मौजूद है, उसको पानी ज्यादा चाहिए ही नहीं है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं आप, तो कन्हार मिट्टी आपको इस रीजन में जो ये है यहाँ पे आपको दिखाई देगी, राइट, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थ्री रीजन्स वेयर ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट। फिर लाल बलुई मिट्टी जिसको आप कह रहे हो बस्तर के प्लेटू के पास मिलती है, उसको टिकरा सॉइल कहते हैं, रेड सैंडी सॉइल। रेड मोल्डेड सॉइल जो है, लेटरलाइट मिट्टी, रेड मोल्डेड जो सॉइल है वो आपको इस लाल दोमट मिट्टी जो है इस साइड में दिखाई देगी। और लेटरलाइट सॉइल, लेटरलाइट सॉइल, रेड मोल्डेड सॉइल है, लेटरलाइट सॉइल आपको इन रीजन्स में देखने को मिलती है। यह है लेटरलाइट मिट्टी जिसको मुर्मी या भाटा मिट्टी भी कहते हैं, मटासी मिट्टी मैंने बता दी, ठीक है। अब ये मैप को बेटा आपको बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिले अगर आपको आइडिया है तो आप मिट्टी के साथ लगा लीजिए इसको और आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 बार देखिएगा, समय समय पे, प्रॉपर अंतराल पे 2 बार देखिएगा, सब याद हो जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे अब हम अपने क्वेश्चंस पे। इनमें से कौन सी मिट्टी है जिसका नाम है रेड येलो सॉइल, का क्या नाम है, मतलब सीधे पूछ रहा है, आंसर क्या है, मटासी सॉइल। छत्तीसगढ़ इज क्लोज टू विच अमंग द फॉलोइंग दैट अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट, कौन सी रेखा के नजदीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। आंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट सवाल, छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, अल्पाइन या नन ऑफ दीज। क्या इसका आंसर करेंगे आप, आंसर है ट्रॉपिकल, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन छत्तीसगढ़ रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, किस जगह सबसे ज्यादा वर्षा होती है, नॉर्दर्न पार्ट में, प्लेन्स में, सदर्न पार्ट में या बोथ ए एंड सी। इसका आंसर है नॉर्दर्न पार्ट में जरूरत से ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अब आपको कह रहा सदर्न, सदर्न पार्ट के कुछ इलाकों में होती है, पूरे इलाके में नहीं होती, बस्तर के पूरे प्लेटू में नहीं होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हैज हाईएस्ट रेनफॉल इन विच रीजन, अब आप इसमें सिंपल चूज कर लीजिए,
कि नॉर्थ में आने वाले जिले कौन से हैं। जाजपुर नाम क्लिक करता है, डज इट रिंग एनी बेल? ये एग्जैक्टली द आंसर इज जाजपुर, दंडकारण्य प्लेटू जो साउथ का है, और रायगढ़ बेसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़? बेलपान, भोरम देव, चैतुरगढ़ या अबुजमत? किसको हम चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं? द आंसर इज अबुजमत। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेस इन छत्तीसगढ़? चंपा, मैनपट, राजनांदगांव, शक्ति। मैनपट सबसे ठंडा इलाका है, आंसर इज चंपा। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स मानसून रेन्स फ्रॉम? सबसे ज्यादा मानसून रेन कहां से आती है, बरसात कहां से होती है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन या डिटेक्टिंग मानसून? वेल, इसका आंसर क्या है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सी सॉइल है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, रेड सैंडी या लेटरलाइट सॉइल? तो मटासी मिट्टी, रेड येलो सॉइल। वेरी गुड। इनमें से कौन सी सॉइल है जिसको कम से कम इरिगेशन चाहिए, सिंचाई ज्यादा नहीं चाहिए, ये पानी सेव कर लेती है? रेड, ब्लैक, लेटरलाइट या एलुवियल सॉइल? तो आपको पता है कन्हार सॉइल, भर्रा सॉइल, ठीक है, रीगढ़ सॉइल यानी ब्लैक सॉइल। वेरी गुड। इनमें से कौन सी मिट्टी है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्ले है जिसमें? भाटा, मटासी, डोरसा, कान्हार। अब अगेन ये आपको देखिए लोकल नाम पूछ दिया, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, आया हुआ सवाल है छत्तीसगढ़ के पीएससी में, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो आपको याद होना चाहिए कान्हार यानी ब्लैक सॉइल, ठीक है। इनमें से कौन सा पेयर है जो इनकरेक्टली मैच्ड है लोकल नेम के साथ? येलो क्लेई सॉइल मटासी है, ब्लैक सॉइल कान्हार है, मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड येलो सॉइल कचनार है, इनफर्टाइल लेटरलाइट सॉइल भाटा है। वेल, इसका आंसर है मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड येलो सॉइल, ठीक है। ब्लैक एंड येलो सॉइल जो आपने पढ़ी थी, रेड लोमी, इसको टिकरा कहते हैं, ठीक है। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ये सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा जो हमने आज ये छत्तीसगढ़ का सॉइल्स और वेजिटेशन वाला पार्ट किया है। आप इन सभी फैक्ट्स को क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, रीड करते रहेंगे, और अपने जो भी व्यू पॉइंट्स हैं प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ा प्रयास लगता है, मेहनत लगती है, और बिल्कुल भी आउट ऑफ इंटेंट ही कर रहे हैं, एक नोबल इंटेंट ही है हमारे इस प्रयास में। लॉ प्रेप जुडिशरी चैनल में लॉ प्रेप जुडिशरी की पूरी टीम का ये इंटेंट ही है कि आपको बेस्ट और बेस्ट कंटेंट दें। आशा करता हूं कि ये जो तीसरा लेक्चर है छत्तीसगढ़ जीके का आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी है। आज के इस सेशन से मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और भूलिएगा मत, ये वीडियो में आपको, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको आपके बेस्ट कमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द।